नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त जेनेवा पर है, जहां अमेरिका और ईरान के विदेश मंत्रियों की बैठक होनी है और बात होगी ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर। अमेरिका और ईरान दोनों बातचीत के लिए तो तैयार हो गए हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बातचीत किसी समझौते पर पहुंचने के लिए हो रही है? क्योंकि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में अमेरिका हथियारों की तैनाती कर रहा है, अपना सैन्य जमावड़ा खड़ा कर रहा है और सबसे बड़ी बात, बातचीत में शर्तें घुसा रहा है, उससे संकेत शांति के नहीं बल्कि जंग के मिल रहे हैं। अमेरिका ईरान को धमकी दे रहा है तो ईरान भी ऐलान कर रहा है कि हम पर किसी भी तरह की धमकियां काम नहीं करती हैं। ईरान का रुख नरम पड़ा है, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं है। वहीं अमेरिका लगातार पलटी मार रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि जेनेवा में क्या होगा? अमेरिका ईरान में समझौता या जंग? किस तरफ ये बातचीत बढ़ेगी? और इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। बांग्लादेश में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी। तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद यूनुस के लिए खड़ी हो सकती है मुश्किलें। जांच बैठा सकती है रहमान सरकार। चीन ही है असली खतरा। बीजिंग के दावों पर ताइवान का बड़ा पलटवार। शांति के दावों को बताया ढोंग। इस बीच आई रिपोर्ट में खुलासा, अमेरिकी सेना में चीन को रोकने की नहीं है क्षमता। अमेरिकी मध्यस्थता में 18 फरवरी को रूस और यूक्रेन फिर करेंगे शांति वार्ता। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जताई युद्ध खत्म होने की उम्मीद। यूरोप के रुख पर उठाए सवाल। और चलते चलते में देखेंगे, वैज्ञानिकों ने खोजा दुनिया का सबसे बड़ा झरना, इंसानी आंखों से देखना नामुमकिन। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के इलाज को लेकर बढ़ी चिंता। बहन अलीमा खान का आरोप, परिवार के डॉक्टर को मिलने से रोका गया। पीटीआई बोली जान को खतरा। पहाड़ खोदकर चीन ने बनाए परमाणु ठिकाने। सैटेलाइट तस्वीरों से बड़ा खुलासा। बीजिंग ने हाल ही में अमेरिका के गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण वाले दावे का किया था खंडन। चीन का ब्रिटेन और कनाडा के लिए बड़ा ऐलान। बिना वीजा 30 दिनों तक चीन में रह सकेंगे नागरिक। 17 फरवरी से 31 दिसंबर तक लागू रहेगी नई नीति। भारत और पाकिस्तान में था गंभीर परमाणु तनाव। अमेरिकी राजदूत वॉल्ट्ज का बड़ा बयान। म्यूनिख सम्मेलन में अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो की पाक आर्मी चीफ मुनीर से हुई मुलाकात। तो अमेरिका और ईरान के बीच जंग होगी या फिर समझौता? इस पर कुछ ही घंटों के अंदर तस्वीर साफ होने वाली है। दोनों ही देशों के विदेश मंत्रियों के बीच जेनेवा में 17 फरवरी को बैठक होने वाली है और इसमें हिस्सा लेने के लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची जेनेवा पहुंच गए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी जेनेवा पहुंच रहे हैं। वैसे इस बार भी बातचीत हाइब्रिड मॉडल पर ही होगी, यानी दोनों ही विदेश मंत्री आमने सामने नहीं बैठेंगे और ना ही वो वीडियो कॉल से जुड़ेंगे, बल्कि ओमान दोनों के बीच मध्यस्थता कर रहा है और वो ही दोनों देशों के प्रतिनिधियों की बात एक दूसरे तक पहुंचाएगा। ये बातचीत ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर हो रही है। एक तरफ इजराइल अमेरिका पर दबाव बना रहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद होना चाहिए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को भी खत्म कराने का दबाव बनाने को कहा है, जबकि ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम हथियार बनाने के लिए नहीं है बल्कि ऊर्जा जरूरतों के लिए है। और बात मिसाइल कार्यक्रम की है तो ईरान इस पर बात करने को भी तैयार नहीं है। सिर्फ परमाणु संवर्धन के मामले में वो अपना रुख नरम करने को तैयार दिखाई दे रहा है, लेकिन ईरान ने यह भी साफ किया है कि समझौता तभी हो सकता है जब अमेरिका बातचीत को लेकर ईमानदार रहता है। ईरान के उप विदेश मंत्री मजीद तख्त रवांची ने कहा कि अगर अमेरिका ईमानदारी दिखाता है तो दोनों पक्षों के बीच फिर बातचीत शुरू हुई है, उसमें कोई समझौता हो सकता है। हमारी तरफ से 60% तक समृद्ध यूरेनियम को काफी हद तक निष्क्रिय करने की पेशकश की गई है, जो इस बात का प्रमाण है कि देश समझौता करना चाहता है। अगर वे प्रतिबंधों पर बात करने को तैयार हैं, तो हम इस मुद्दे और अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन चर्चा सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पर होगी। मिसाइल या ईरान की विदेश नीति क्या होगी, इस पर हम बात नहीं करेंगे। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो बातचीत को तैयार है, लेकिन अमेरिका बातचीत को लेकर ईमानदार नहीं दिख रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी शर्तें नहीं मानी तो अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के पूर्व अधिकारी सेलेस्टे ए वॉलेंडर का भी बयान सामने आया है और उन्होंने भी ईरान को चेतावनी दी है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा सैन्य बेड़ा तैनात किया है। यह तैनाती इसलिए की गई है कि अगर बातचीत सफल नहीं होती है तो ताकत से फैसला होगा।
अमेरिका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान पर हम कभी भी हमला कर सकते हैं। अमेरिका की तरफ से आ रही धमकियों के बीच खाड़ी देशों ने भी चेतावनी दी है कि ईरान पर कोई भी हमला एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकता है, क्योंकि ईरान ने तो पहले ही धमकी दे दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वह इस क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा। जून में कतर के अल उदैद एयरबेस पर हमला कर ईरान ने अपने इरादे पहले ही जाहिर कर दिए हैं। इस अमेरिकी एयरबेस पर ईरान की मिसाइलें गिरी थी। हालांकि ईरान ने हमले से पहले कतर को सूचना भी दे दी थी, जिसके चलते अमेरिका का कोई भी सैनिक हताहत नहीं हुआ। लेकिन मिसाइलों से अमेरिका अपने सैन्य बेस को पूरी तरह सुरक्षित नहीं रख पाया था। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में एक तरफ नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। देश विदेश से मेहमान बुलाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ यूनुस सरकार में अहम पदों पर रह रहे लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। खुद मोहम्मद यूनुस मुश्किल में नजर आ रहे हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि 17 फरवरी को तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। शपथ समारोह में बांग्लादेश और विदेश से लगभग 1200 गणमान्य व्यक्तियों को शामिल होने की उम्मीद है। इनमें भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, भारतीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और पाकिस्तान के योजना मंत्री अहसान इकबाल शामिल हैं। इस समारोह को भव्य बनाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। चर्चा तो यह भी चल रही है कि मोहम्मद यूनुस, जिनका बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर कार्यकाल खत्म हो गया है, अब उन्हें राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। लेकिन बीएनपी और उनके प्रेस सेक्रेटरी ने इससे इनकार कर दिया। बल्कि जो हालात नजर आ रहे हैं उसे देख कहा तो यह जा रहा है कि रहमान की सरकार में यूनुस के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली है। यही वजह है कि उनसे जुड़े लोग खुद को बचाने की कोशिशों में जुट गए हैं। यूनुस के करीबी और अंतरिम सरकार के सूचना और संचार एवं दूर संचार मामलों के मुख्य सलाहकार के विशेष सहायक फैज अहमद तैयब ने देश छोड़ दिया है। वो ढाका से जर्मनी के लिए रवाना हो गए हैं, जिससे इस मामले की गंभीरता को समझा जा सकता है। आपको याद होगा कि हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें यह खुलासा हुआ कि कैसे इस लगभग 1.5 साल के कार्यकाल में यूनुस और उनके करीबियों की संपत्ति में इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के मुखिया रहे यूनुस की संपत्ति में एक साल में लगभग 11% बढ़ोतरी हुई। लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए के उछाल के साथ उनकी संपत्ति अब कुल 12.5 करोड़ रुपए हो गई है। अंतरिम सरकार के टॉप 4 मंत्रियों में सबसे ज्यादा संपत्ति की बढ़ोतरी यूनुस की ही हुई है। वहीं दूसरे नंबर पर आवास मंत्री अदिलुर रहमान की संपत्ति में 1 करोड़ 23 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई। यूनुस के 21 में से 18 मंत्रियों की संपत्ति बढ़ी है। इसे लेकर पहले से ही कई सवाल उठ रहे थे और अब एक्शन की भी उम्मीद जताई जा रही है। अटकलें हैं कि नए पीएम रहमान अंतरिम सरकार के मंत्रियों की संपत्ति में इजाफे की जांच के लिए एक कमेटी का गठन कर सकते हैं। यानी आने वाले वक्त में यूनुस के खिलाफ भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि यही वजह रही कि यूनुस ने इस चुनाव में बीएनपी की बजाय जमाते इस्लामी को समर्थन दिया, क्योंकि तारिक का सत्ता संभालना उनके लिए खतरे की घंटी मानी जा रही है। हालांकि खबर यह भी आ रही है कि यूनुस अब पेरिस में बसने की तैयारी में है। इस बीच संसदीय चुनाव के नतीजों को लेकर भी नया ट्विस्ट सामने आया है। जमात ने चुनाव नतीजों पर सवाल उठाए हैं। जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 32 संसदीय सीटों पर चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई और उनके उम्मीदवारों को जबरदस्ती हराया गया। जमात के गठबंधन ने चुनाव आयोग से इन सीटों पर वोटों की दोबारा गिनती कराने की मांग की है, जिससे देश में एक नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है। लेकिन चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया है कि वो कोई भी ऐसा कदम तभी उठाएगा जब उसे कोर्ट से इसके निर्देश मिलेंगे। यानी अब सब कुछ कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। साफ है, तारिक रहमान के सामने अभी से कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव की। तो इस बात की चर्चाएं तो लगातार हो रही हैं कि चीन इसी साल यानी 2026 में ही ताइवान पर हमला कर सकता है, क्योंकि शी जिनपिंग खुद इस वक्त चीन में तख्ता पलट की साजिशों से डरे हुए हैं। खुद को बचाए रखने के लिए उनके लिए जरूरी है कि वो ताइवान पर कब्जा करें। और जिस तरह से चीन ताइवान की घेराबंदी कर रहा है, उसके बाद यह माना जा रहा है कि जिनपिंग कोई बड़ा प्लान तैयार भी कर चुके हैं। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और म्यूनिख में आयोजित सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भी चीन ने अपना यही रुख दिखाया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि कुछ देश ताइवान को चीन से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह कोशिश कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। ताइवान चीन का हिस्सा है, दूसरे देशों को इस मामले से दूर रहना चाहिए। वांग यी ने जापान और अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो चीन सैन्य विकल्प पर भी विचार करेगा। वहीं दूसरी तरफ ताइवान ने चीन की धमकी को खतरनाक बताया है।
ताइवान के विदेश मंत्री लिन ने कहा कि चाहे ऐतिहासिक तथ्यों, हकीकत या इंटरनेशनल कानून के तहत देखा जाए, ताइवान की सॉवरेनिटी कभी भी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी चीन की नहीं रही है। असल में चीन ने हाल ही में आसपास के इलाकों में मिलिट्री ताकत दिखाकर उकसावे वाले कार्रवाई की है और बार बार और खुले तौर पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उन सिद्धांतों का उल्लंघन किया है जिनमें ताकत का इस्तेमाल या ताकत की धमकी से बचने की बात कही गई है। यह दबदबे वाली सोच को दिखाता है जो उसकी बातों और कामों से मेल नहीं खाती। यानी ताइवान ने सीधे सीधे खुद को चीन से खतरा बताया है। वहीं अमेरिका के लिए भी खतरे की घंटी बजती दिख रही है। मिशेल इंस्टीट्यूट फॉर एरोस्पेस स्टडीज की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अगर ताइवान या किसी दूसरे क्षेत्रीय सहयोगी को लेकर अमेरिका और चीन के बीच युद्ध छिड़ जाता है तो अमेरिका मुश्किल में फंस जाएगा। चीन के अंदरूनी इलाकों पर हमला करने के लिए अमेरिका के पास बड़ी संख्या में बॉम्बर विमानों की जरूरत पड़ेगी जो उसके पास मौजूद नहीं है और इसीलिए अमेरिकी एयरफोर्स को 200 नए B-21 बॉम्बर की जरूरत है क्योंकि चीन तेजी से अपनी वायुसेना को मजबूत बना रहा है। चीन अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो एक तरफ अमेरिका मिडिल ईस्ट में जंग की तैयारी में नजर आ रहा है, वो ईरान की घेराबंदी में जुटा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच वो शांति के बड़े बड़े दावे भी कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि इस जंग में कई लोगों की जान जा चुकी है, इसे खत्म करना होगा और इन हालात में उनके इस दोहरे रवैये पर सवाल तो उठ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच रूस और यूक्रेन में शांति की कोशिशें भी जारी है। अमेरिकी मध्यस्थता में एक बार फिर रूस और यूक्रेन एक टेबल पर मिल रहे हैं। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में 18 फरवरी को एक बार फिर त्रिपक्षीय बैठक होगी और युद्ध विराम की शर्तों पर मंथन होगा। लेकिन जिस तरह पिछले 2 दौर की वार्ता और उससे पहले भी कई बैठकें रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम के लिए सहमति बनाने में नाकाम रही, ऐसे में इस बैठक को लेकर भी कोई खास उम्मीदें नहीं जताई जा रही हैं। इस वार्ता में दोनबास क्षेत्र को लेकर मतभेद सबसे बड़ी चुनौती है। रूस चाहता है कि यूक्रेन उन क्षेत्रों पर अपना दावा छोड़ दे जिन पर रूसी सेना ने कब्जा जमा लिया है, लेकिन यूक्रेन अपनी संप्रभुता के लिए अडिग है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने जरूर युद्ध विराम की उम्मीद जताई है। उन्होंने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम पूरी उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते होने वाली त्रिपक्षीय बैठकें गंभीर, सार्थक और हम सभी के लिए उपयोगी होंगी। लेकिन सच कहें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष बिल्कुल अलग अलग विषयों पर बात कर रहे हैं। अमेरिकी अक्सर रियायतों के मुद्दे पर लौट आते हैं और अक्सर उन रियायतों पर चर्चा केवल यूक्रेन के संदर्भ में होती है, रूस के संदर्भ में नहीं। यूरोप तो बातचीत की मेज पर मौजूद ही नहीं है। मेरे विचार से यह एक बड़ी गलती है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के रवैये पर तो सवाल उठाए ही, साथ ही उन्होंने यूरोप के रुख पर भी सवाल खड़े कर दिए। पहला तो वो इस बैठक से यूरोप को बाहर रखने के पक्ष में नहीं है। वहीं जिस तरह अमेरिका और यूरोप में बीते कुछ वक्त से तनाव बढ़ रहा है, ऐसे में इस युद्ध को लेकर भी यूरोप ने अपनी राह अमेरिका से अलग कर ली है। उसे लेकर भी ज़ेलेंस्की ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यूरोप का कोई भी देश रूस से अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। अगर कोई यूरोपीय देश ये सोचता है कि वो अपनी तकनीक और दौलत के बल पर युद्ध में अकेला खड़ा हो सकता है तो वो पूरी तरह गलत है। रूस यूरोप की एकता को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऐसे में यूरोप की एकता ही रूस की आक्रामक योजनाओं के खिलाफ सबसे अच्छा इंटरसेप्टर है और यह अब भी यूरोप के पास है। ज़ेलेंस्की के बयान से साफ है कि मौजूदा हालात में रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने की कोशिशें कमजोर पड़ रही हैं। रूस पहले से ही अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है और अगर यूरोप और अमेरिका के बीच का तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो यूक्रेन को जो सपोर्ट मिल रहा है वो भी कमजोर पड़ जाएगा। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इस बार की बैठक का क्या नतीजा निकलता है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे समुद्र के नीचे बहते दुनिया के सबसे बड़े झरने की। तो धरती पर कई हैरत अंगेज और रहस्यमयी जगहें मौजूद हैं जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, खासकर झरने जो लोगों का मन मोह लेते हैं। एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल माना जाता है जो 3212 फीट ऊंचा है। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है, यानी वाटरफॉल नहीं है, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? लेकिन यह बात बिल्कुल सच है, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा वाटरफॉल धरती पर है ही नहीं, बल्कि यह तो समंदर में है। और यह झरना डेनमार्क स्ट्रेट में पानी के अंदर बहता है, जो आर्कटिक महासागर में ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग करने वाला एक चैनल है। डेनमार्क जलसंधि कैटरैक्ट आर्कटिक सर्कल में ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में यह मौजूद है। 480 किलोमीटर में फैला यह इलाका 3505 मीटर ऊंचा है।
ये झरना सैकड़ों फीट पानी के नीचे मौजूद है और इतना बड़ा और इतना ताकतवर है कि अगर इसे नापा जाए तो उसके सामने दुनिया का हर झरना आपको छोटा ही लगेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह झरना 3505 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी के नीचे का यह बड़ा झरना अमेज़न नदी से भी ज्यादा पानी ले जाता है और इस वजह से यह न सिर्फ सबसे ऊंचा बल्कि धरती पर बहाव के हिसाब से सबसे बड़ा झरना भी कहलाता है। पानी में होकर भी यह ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। डेनमार्क स्ट्रेट कैटरैक्ट धरती का सबसे बड़ा झरना है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह झरना दिखाई नहीं देता, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पानी के अंदर इस झरने के बहने के पीछे विज्ञान है। समंदर की लहरों से बहुत नीचे नॉर्डिक सागरों का बर्फीला और भारी पानी अटलांटिक के हल्के और गर्म पानी के नीचे डूब जाता है। इससे समुद्र के तल पर तेज शक्तिशाली बहाव पैदा होता है जो बिल्कुल झरने जैसा काम करता है। और यही वजह है कि यह झरना दिखाई नहीं देता, लेकिन यह झरना इस बात का एहसास दिलाता है कि धरती के अंदर भी कई राज छिपे हैं। फिलहाल आज वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।